आपको मालूम है गेट 2019 का रिजल्ट आ चुका है और इस साल आई गेट ने भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है और उनमें से एक स्टूडेंट हमारे बीच में अभी प्रेजेंट है जिनका रैंक गेट 2019 में कंप्यूटर साइंस के अंदर में 107 है ऑल ओवर इंडिया और उनका नाम जो है निनाद शुक्ला है। वो सेंट्रल रायपुर में भी फाइनल ईयर के अंदर में स्टडी करते हैं। इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू की, कैसे अपने आप को मेंटेन रखा, कैसे मोटिवेट रखा और इतने अच्छे रैंक कैसे उन्होंने प्रोड्यूस किया। हेलो निनाद। हेलो सर। कैसा आप फील कर रहे हैं अभी कि इतने अच्छे रैंक लाने के बाद? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। इतना सेल्फ एस्टीम, इतनी खुशी की जो तलाश थी वो शायद इस एग्ज़ाम से, इस रिजल्ट से मुझे मिल पाई। ओके। और आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? पेरेंट्स बहुत खुश हैं इससे। पेरेंट्स को हमेशा से उम्मीद थी जो शायद वो पूरी हो पाई। ओके। तो निनाद, आप सरकार रायपुर में स्टडी कर रहे हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसे क्या है? जी, मेरे फादर का नाम संगीत शुक्ला है। मेरे फादर रिसेंटली रिटायर हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एंड मेरी मदर एक प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती है। मैं खुद रायपुर से हूँ, मेरी फैमिली भी रायपुर से है एंड मैंने अपनी स्कूलिंग की है कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर से। ओके। तो अभी आप फाइनल ईयर में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं जी। तो जैसे आपने 11 और 12 में IIT JEE का एग्ज़ाम लिखा होगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपने की होगी। जी। तो उस समय आपने सेल्फ स्टडी किया था कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था आपने? मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एंड मैंने सेल्फ स्टडी भी ट्राई की थी, लेकिन एक मैच्योरिटी की कमी थी उस समय। हाँ, उस समय एक्चुअली हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं रहता है जी। तो इसलिए हम उतना अच्छा प्लान नहीं कर पाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या मतलब आपको कमी महसूस हुई और उस चीज़ को यहाँ पे कैसे आपने ओवरकम किया गेट के अंदर में? मतलब क्या डिफरेंस लगा दोनों के प्रिपरेशन के अंदर में? जैसे सब्जेक्ट्स उसमें IIT JEE की प्रिपरेशन में कम रहते हैं पर वो काफ़ी वास्ट रहते हैं एंड स्पेशली सब्जेक्ट्स में कनेक्शन थोड़ा कम रहता है। लाइक अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स से तो कनेक्शन नहीं मिलेगा उसमें, एज अपोज टू कंप्यूटर साइंस जिसमें सारे सब्जेक्ट्स में कनेक्टिविटी है। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आपको दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी में जब आपने एडमिशन लेने की बात आई तो आपने कंप्यूटर साइंस ही क्यों चूज़ किया था? उस टाइम में क्या माइंड में था आपको? जी, मैंने अपनी रिसर्च की थी कंप्यूटर्स में, मुझे बचपन से इंटरेस्ट था बट साथ में मैं जानना चाह रहा था कि इस फील्ड में आके इस ब्रांच में आके मैं क्या स्टडी कर सकता हूँ। तो मैंने ये पाया कि एक बहुत लॉजिकल फील्ड है, हर चीज़ लॉजिक पे बेस्ड है, चाहे वो प्रोग्रामिंग कोडिंग से लेकर के कोई भी एक कोर सब्जेक्ट हो, उसमें जो लॉजिक की जो जगह है वो शायद ही किसी और फील्ड में या किसी और सब्जेक्ट में आपको मिले। मतलब आपको प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था? जी, मैं प्रोग्रामिंग हमेशा से करना चाहता था, भले ही मेरा एक बैकग्राउंड उसमें नहीं था 11-12 का, बट मुझे हमेशा से उसमें इंटरेस्ट था। ओके। तो ये इंटरेस्ट आपको मतलब प्रोग्रामिंग के लिए कब आपको मतलब आया कि हमको प्रोग्रामिंग करनी है? बचपन से सर, जब से मैं गेम्स खेलता था मुझे लगता था कि मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू शायद गेम डेवलप कर पाऊंगा, शायद मैं उस फील्ड में जा पाऊंगा एंड वो इंटरेस्ट मैं इस फील्ड में आगे ही पूरा कर सकता था, ये मुझे पता था। ओके। मतलब आपको मतलब चाइल्ड से ही अपने को एक मतलब था कि हमको कोडर बनना है, गेम डेवलप करना है अपने लिए, तब से बनाया हुआ गेम को खेलना है। जी जी ज़रूर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। तो आपने जैसे हम देखते हैं कि BE में जब एडमिशन हम लेते हैं और गेट का प्लान तो फर्स्ट ईयर में कोई लेता नहीं है, तो आपको मालूम ही है कि BE के अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप गेट में आ सकते हैं, GRE में जा सकते हैं, कैट में भी जा सकते हैं। और जैसे मैं रायपुर का इन्वायरमेंट देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कॉलेज में पढ़ाया हुआ है। उस समय मैंने 2 सब्जेक्ट आपको लिया था कॉलेज के अंदर में, C और C++ मैंने आपको पढ़ाया था कॉलेज में और काफ़ी अच्छा बैच है आपका और मुझे पढ़ा के काफ़ी खुशी हुई और बहुत मज़ा भी आया। तो मेरा ये पूछना है कि आपने गेट को क्यों चूज़ किया और कब चूज़ किया आपने कि हमको गेट करना चाहिए? जैसे आपने खुद कहा, आप क्लासेस के दौरान C++ के समय आप मोटिवेट करते थे, आप कहते थे कि एक विजन होना चाहिए आगे के लिए। तो उस बात को मैंने भी समझा कि हाँ विजन होना चाहिए। मैं कम एम नहीं कर सकता लाइफ में आगे, खासकर इस फील्ड में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब 3rd और 4th सेमेस्टर के बाद, स्पेशली 4th सेमेस्टर की शुरुआत में मैंने फील किया कि मुझे गेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके आगे पॉसिबिलिटीज़ का पता चला कि मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के थ्रू। तो मैंने तब डिसाइड किया 4th सेमेस्टर के आई थिंक शुरुआत में कि मुझे गेट करना चाहिए। ओके। तो जब आपने गेट के बारे में डिसाइड कर लिया तो आपने सेल्फ स्टडी का प्लान क्यों नहीं बनाया? मतलब कोचिंग ही क्यों ज्वाइन करना चाह रहे थे आप? इनिशियली मैंने सोचा सेल्फ स्टडी मुझे करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ईगो रहता है, थोड़ा सा लगता है कि मैं खुद से क्यों नहीं पढ़ सकता। बट मैंने पाया कि पहली बात तो कोर्स मुझे आइडिया था नहीं कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए, एंड सेकंड ऑफ ऑल मैं खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा था। मैं पढ़ाई इरेगुलरली करता था और फोकस नहीं था।
कोचिंग में आके पहली बात तो मैंने फोकस स्टडी चालू की। मुझे पता था आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जैक्टली उतना ही पढ़ना ज़रूरी है, मुझे उससे एक पॉइंट आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो रेगुलरिटी थी क्लासेस की, मैं क्लास आके अटेंड करता था, मुझे पता था कि मैं यहाँ आऊँगा तो पढ़ूंगा। अगर मैं अपने कलीग के साथ आऊँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगा, तो वो एक कॉम्पिटिशन बिल्ड होगा पढ़ने में और मज़ा आएगा पढ़ने में मुझे। जो अकेले घर बैठ के पढ़ने में मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या एनवायरनमेंट है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो घर बैठ के जानना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो मैं ये सही बात है कि यदि आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन में स्टडी घर में कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी बेटर है कि आप कर सकते हैं। लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं घर एक दिन पढ़ूंगा फिर 2 दिन घूमूंगा टहलूंगा, तो उस केस में बेटर है कि आप कहीं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस केस में भी आपको रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आना ही है, क्लास में स्टडी करना ही है। और दोस्तों को आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, जैसे कल मैंने बताया कि बैच काफ़ी अच्छा था तो आपस में काफ़ी कंपटीशन रहता ही था, तो इनको भी लगा कि नहीं हम एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। और इसलिए इन्होंने यहाँ पे डेमो क्लासेस अटेंड की, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कॉलेज में तो मैं ऑलरेडी इनको पढ़ाता ही था, उस समय तो उनको मालूम ही था। और फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया गेट के अंदर में। आपने किस सेमेस्टर में ज्वाइन किया था यहाँ पर? मैंने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया। 5th सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था गेट को। तो फिर आपने आई गेट को कुछ चूज़ किया कि आई गेट में ही मुझे आना है? इनिशियली मुझे अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो पता था कि कितने यहाँ सक्सेस स्टोरीज हैं, बट मैं खुद जब मैंने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया तो तब तक मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनको यहाँ पढ़ते हुए 6 महीने हो गए थे। एंड उन्होंने जैसा फीडबैक मुझे दिया कि उनमें जितना इंप्रूवमेंट आया है, उनकी क्लास की परफॉर्मेंस में मुझे इंप्रूवमेंट दिखता था, मुझे उनके नॉलेज में इंप्रूवमेंट दिखता था, तो मुझे फील होता था कि शायद मैं पीछे ना छूट जाऊँ। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब बहुत अच्छा पढ़ने लगे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। टेस्ट हो चाहे वो नॉलेज के ऊपर देखा जाए तो लोग मेरे से बेटर हो रहे थे, लोग मेरे से आगे बढ़ रहे थे। तो ये मैं ना चाहता था, इसीलिए मैं भी यहाँ पे आने का मैंने भी सोचा कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी है कि आपने जो आपके फ्रेंड है एक कंपटीशन में बने रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टाइम रहता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हम बी कर लिए 11th-12 में तो हमको मालूम रहता है कि हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आगे बी करना है, बीटेक करना है, कोई और कोर्स करना है। लेकिन आफ्टर बी सबको मालूम रहता है अब हमें यहाँ पे सोसाइटी को फेस करना है, क्योंकि इसके बाद आप या तो हायर स्टडी में चले जाएंगे या तो आप जॉब में जाएंगे। तो सर सोसाइटी को फेस करने का मतलब यहाँ पर ये होगा आपको लोग आपसे पूछेंगे बेटा अब तुम आगे क्या करने वाले हो, किस जॉब में जाने वाले हो। ये आप 3 लाख 3.5 लाख की जॉब में जा रहे हैं, तो आज की डेट में मुझे लगता है कि लोग उतनी ज़्यादा मतलब उनको बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी नहीं देते या भाव नहीं देते हैं। मतलब अभी भी लोग चाहते हैं कि आप सबको मालूम है कि आज की डेट में ये जो पैकेज है काफ़ी कम है, तो एक अच्छे कॉलेज में हम जाएँ, एक अच्छे जॉब में मूव करें, तो इसके लिए हमें अच्छा करना चाहिए कि हम कॉलेज के टाइम में रहते हुए हम इन सब की प्रिपरेशंस करें। कुछ भी करिए आप, लेकिन अच्छा करिए। मतलब बजाय बोलना ये नहीं कि आप गेट ही करिए, जो भी आपके मन में आ रहा है, मतलब अपने आप को ऐसा खाली मत छोड़िए कि नहीं हमसे बी करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आप करिए, वाकई में आप एक अलग चेंजेस आप में दिखेगा, जैसे इन लोगों में एक चेंजेस दिखा। तो जैसे आपने जब स्टडी स्टार्ट की, मतलब अपने गेट के प्रिपरेशंस के लिए प्लान किया आपने, तो बहुत सारा मैंने देखा है बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि कॉलेज की पढ़ाई और फिर गेट की पढ़ाई, फिर कॉलेज का एक प्रेशर भी रहता है कि आपको कोडिंग भी करना है, प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि हर कॉलेज का एनवायरनमेंट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस IT का एक ज़्यादा ब्रांच है जहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। उस केस में भी आपने अपना आपको कैसे मेनटेन किया है यहाँ पर, ये सब चीज़ों को कैसे आपने मैनेज किया है? जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गेट की पढ़ाई जो है जिन फील्ड्स पे जिन सब्जेक्ट्स पे बेस्ड है, उससे मुझे मल्टीपल जगहों में फ़ायदा मिला। जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की तो उसमें जो लॉजिक डेवलप हुआ था गेट की स्टडी से, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब मैं किसी कंपनी के प्लेसमेंट के लिए अगर बैठ रहा हूँ तो वहाँ पे जो टेक्निकल नॉलेज यहाँ से गेन किया था गेट से, उसके अलावा मुझे और कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट था। किसी भी एक अब आप कह रहे हैं 3-3.5 लाख की कंपनी में प्लेस होने के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। गेट का नॉलेज बहुत है उसके लिए। ओके, मतलब गेट की प्रिपरेशन करने के बाद मतलब आपका प्लेसमेंट के प्रिपरेशंस हो ही जाती है। इवन आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर से कोडिंग में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है, जो CS है हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक लेवल तक पढ़ते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल ही जाता है। अब प्लस एक सेकंड ऑप्शन आपने आपने गेट निकाल लिया है, तो एक सेकंड ऑप्शन है कि आप हायर स्टडी में जा सकते हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज है वहाँ पे पढ़ने का एक मौका भी आपको मिलता है। और वहाँ का प्लेसमेंट आप ऑलरेडी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि IITs का प्लेसमेंट कैसा होता है, IIT का प्लेसमेंट कैसा होता है। तो उसमें आपको मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप सीधा गूगल सर्च में जाइए, सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लेसमेंट कैसे होता है। तो जब आपने कोचिंग के साथ में कैसे आपने अपना को प्लान किया, कैसे आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, और मतलब क्या प्लान रहता था, कैसे आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह कौन से मतलब यूज़ करते थे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने, कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स आपने यूज़ किया एट द प्रिपरेशन टाइम?
ओके, जब क्लास में कोई सब्जेक्ट होता था तो मैं घर जाके उसको एक बार रिवाइज करता था साथ में क्लास नोट्स के हिसाब से, एंड मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करता था। तो साथ में प्रिपेयर करते करते मुझे उस सब्जेक्ट की ग्रास्प तो बनने लगी थी। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं नेक्स्ट रिविजन कर रहा था तो मुझे बहुत कुछ रिकॉल नहीं कर रहा था, काफ़ी कुछ मुझे ऑलरेडी ध्यान था। टेक्स्ट बुक्स की मुझे रिक्वायरमेंट एक्चुअली पड़ी नहीं, मेरे नोट्स जो थे वो मोर देन सफिशिएंट थे। टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट तब पड़ती थी जब मुझे डाउट क्लियर करना रहता था, एंड डाउट ऐसा क्लियर करना रहता था जो शायद ऑनलाइन ना पता चल पाए मुझे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में कई बार बहुत इन डेप्थ नॉलेज होता है एंड टेक्स्ट बुक को आप एक स्टोरी बुक जैसा नहीं पढ़ सकते। तो आई थिंक वो बेटर है कि आप उसको डाउट क्लियरिंग के लिए यूज़ करें। एंड सर ने हमको वैसे भी जितनी भी अच्छे बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबका PDF प्रोवाइड किए थे, तो मैं डाउट्स उससे डायरेक्टली क्लियर कर पाता हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कैसे करते थे? सर मैंने आपने जितनी भी बुकलेट्स प्रोवाइड किए हैं उनके बैक पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, तो वो क्वेश्चन बैंक यूज़ करके मेरे एक पहले तो मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता था उस सब्जेक्ट के लिए, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते करते मुझे गेट के लेवल का अंदाज़ा होता था, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था, देन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई साथ। ओके, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप बनाते थे या उसमें भी कहीं डाउट आते थे तो उसको आप कैसे क्लियर करते थे? जी, एक तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता था जब भी मैं चाहूँ, तो आप क्लास में मिलकर ऐसे डाउट क्लियर कर पाता था मैं। देन गेट ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन, आपको जितने भी गेट के क्वेश्चन थे सबके डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे, तो उसके अलावा मुझे और कोई जगह जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी, मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर ऐसे हो जाते थे मेरे। जैसे आपके ग्रुप में भी मतलब आते थे, फ्रेंड लोग भी आते थे, जी। क्या उससे भी आप डिस्कशन करते थे? जी, मेरे स्टडी ग्रुप्स थे, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके साथ पढ़ के एंड उनका नॉलेज यूज़ करके, यूटिलाइज करके मैंने भी अपने काफ़ी डाउट्स क्लियर किए हैं, एंड मुझे फील होता है कि उनके साथ पढ़ के मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो पाई है। तो यहाँ पे मतलब ग्रुप स्टडी भी आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी से एक तो एनवायरनमेंट बनता है वो पढ़ाई का, एंड साथ में जो कॉम्पिटिशन डेवलप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर लगता है कि आपका फ्रेंड आपसे जल्दी बना पा रहा है किसी क्वेश्चन को, तो आप फील करेंगे क्यों बना पा रहे हैं, मुझ में कोई कमी है क्या, तो आप ट्राई करेंगे उसके लिए। मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, जो अच्छी बात है कि आप उनको शेयर कर रहे हो, आपको शेयर कर रहे हैं, तो इससे क्या रहता है कि हमें अपने डाउट भी क्लियर होते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, और एक आपके क्वेश्चंस बनाने की टेक्निक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो निनाद जी, मुझे ये बताओ, अभी 2019 के अंदर में जो पेपर हुआ वो आपको किस लेवल का लगा? कैसा आपको जब पेपर आप देने गए और जब पेपर आपने देखा तो उस समय आपको कैसे फीलिंग आई? जी, पेपर जब मैं देने गया था तो मुझ में नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली गया था, क्योंकि टेस्ट सीरीज देते थे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। देन जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे फील हुआ कि ये प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान था, बिकॉज क्वेश्चंस लेंथी भी नहीं थे एंड क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टी भी ज़्यादा नहीं थी। क्वेश्चंस डिज़ाइन ऐसे थे कि जिन्हें कॉन्सेप्ट की थोड़ी क्लियरेंस की कमी है या जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं दे रहा है टेस्ट को, वो उसमें फंस सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी था। अच्छा, ओके, आपको मतलब क्वेश्चन पेपर लगा काफ़ी इजी लगा जी। तो उसको क्या मानते हैं कि अच्छा है या मतलब? जी, मैं अच्छा नहीं बोल सकता उससे, क्योंकि जितना ज़्यादा इजी पेपर होगा उतने जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो जो आगे के मार्क्स है जो 75-80 की रेंज है उसमें बहुत डेंसिटी रहेगी स्टूडेंट्स की, तो वो 0.33 का डिफरेंस भी रैंक को बहुत आगे पीछे कर सकता है। तो आपके कितने मार्क्स आए अभी इस गेट 2019 में? मेरे मार्क्स आए 74.67। ओके, तो आप कितने नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 65? जी। ओके, तो नेगेटिव कितने हुए आपके? नेगेटिव हुए मेरे 2.33। ओके, चलता है तब तो कोई इशू नहीं है। एक अच्छी रैंक तो आपकी जनरेट हो गई है, तो आगे आपका मतलब फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा हमेशा सपना था कि एक IIT से जाके मैं पढ़ सकूं, तो अभी मेरा प्लान तो है M.Tech करने का, किसी भी एक अच्छे IIT से, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, चाहे वो IIT मद्रास हो, चाहे वो IIT खड़गपुर हो, पर M.Tech करना मेरा अभी गोल है। और अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जूनियर्स को मैं ये एडवाइस दूंगा कि जैसा लोग कहते हैं कि गेट डिफिकल्ट है, गेट में डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको इस फील्ड की फीलिंग है, अगर आप कंप्यूटर साइंस को फील कर सकते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि गेट क्लियर करने, गेट को में अच्छा परफॉर्म करने के बाद कोई लिमिट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। जितने भी IGATE से निकले स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग गूगल में प्लेस्ड हैं, एप्पल में हैं, तो वो लिमिट, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता अभी इस फील्ड के हिसाब से। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
अगर आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो और आप यहाँ पे दी बेस्ट बनना चाहते हैं तो आई थिंक गेट बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं, मैं तो स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि आपका जो प्लेसमेंट है, जो भी प्लेसमेंट एक्सपायरेड हो रहा है उसको पहले आप ले लो। उससे भी क्या होता है कि जैसे आपका भी प्लेसमेंट हुआ है, आप किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है आपका? मेरे 2 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ था, TCS एंड कैपजेमिनी। हाँ, तो इससे एक बेनिफिट हमको जो दिखता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है कि चाहे सक्सेस कैसा भी हो, जी। लेकिन वो सक्सेस होने से आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि इंटरनल एक मोटिवेशन भी मिलता है और आपके कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डेवलप होता है। जी। तो आपको लगता है चलो ये सक्सेस मिल गया है तो अगला नेक्स्ट मेरा टारगेट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कॉलेज में या प्लेसमेंट हो रहा है तो बिल्कुल आपको चांस लेना चाहिए और प्लेसमेंट लगाना भी चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और उससे क्या होता है कि आप में एक जो होता है डाउट आप लोग को लेकर वो क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है घर में और सोसाइटी के अंदर में कि ये बताने के लिए हो जाता है कि आपका प्लेसमेंट हो गया है। और प्लस फिर आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ एकदम अपने आप को लगा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं कि मुझे ये सेकेंड ऑप्शन है, मुझे गेट अच्छे से करना है और इसे अच्छा परफॉर्म करना है। और फिर वहाँ पे आपको जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता है कि ऑलरेडी आपके पास एक बैकअप तो रहता ही है, ठीक है। तो आप देखिए बैकअप में नुकसान भी होता है, फायदे भी होते हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो बैकअप होने से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गेट की प्रिपरेशन या कोई भी प्रिपरेशन एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं अब मैं इसी में सेटिस्फाई हूँ, जो मिल रहा है मुझे बढ़िया है, अब मैं इसी में आगे कंटिन्यू करूँगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बैकअप प्लान इसलिए ले लेते हैं, मान लो किसी कारण से मुझसे 3 घंटे के अंदर में प्लान नहीं कर पाया, मतलब अपने आप को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और मेरा किसी कारण से रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो गया, सो एक ऑप्शन रहेगा मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा, फिर मैं प्रिपरेशन साथ में करूँगा और नेक्स्ट ईयर फिर से मैं इस एग्ज़ाम को फाइट करूँगा। लेकिन मैंने देखा है कि यदि आपका प्लेसमेंट हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, तो आप अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है और कंटिन्यूस आप टेस्ट वगैरह देते जा रहे हैं, रिविजन करते जा रहे हैं और कंटिन्यूस लगे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर ही लेते हैं। क्योंकि मैंने मैक्स जितने भी स्टूडेंट को देखता हूँ वो लोग मतलब प्लेसमेंट भी लगाए रहते हैं और प्लस गेट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं रहता है लेकिन गेट में भी अच्छा परफॉर्म कर ही लेते हैं, जिनका उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग रहता है, उनका एक अलग ही जुनून टाइप का रहता है, नहीं ये चीज़ तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और करना ही करना है। तो अपने हिसाब से प्लान बनाइए कि सबका प्लान अपना अपना होता है, अलग अलग होता है कि आप बस प्रायोरिटी सेट करिए कि आप सेकंड ऑप्शन जरूर रखिए कि कंप्लीटिंग एग्जाम निकालने की कोशिश जरूर करिए। आप यदि आप मतलब चाहते हैं कि आपको जॉब में जाना है तो उससे क्या एक ऑप्शन होने से फ़ायदा है कि आप सेकंड चॉइस मतलब किसी कारण से आपको जॉब अच्छी नहीं लगी जहाँ पे आप गए तो सेकंड चॉइस आप ले सकते हैं और जा सकते हैं। इससे आपका समय खराब नहीं होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो फिर आप ड्रॉप लेंगे, फिर आप स्टडी करेंगे तो एटलीस्ट आपका एग्जाम फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो निनाद जी हमें ये बताइए आपकी जैसे यहाँ पे मैंने देखा है रायपुर के बच्चों में थोड़ा सा कि उनमें रहता है कि जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और भिलाई में पढ़ाता हूँ तो उनका लगता है कि भिलाई में ज़्यादा अच्छा चल रहा है और रायपुर में इतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए इनिशियली डाउट रहता है सबको कि शायद कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा कि क्योंकि पढ़ाई के लेवल पे डाउट किसी को नहीं रहता, बट लोग शायद फील करते हैं कि कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने ऐसा पाया कि ऐसा नहीं था। हमारा कोर्स रायपुर का अगस्त तक खत्म हो गया था, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने मिले थे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अपने रिवीजन के लिए एंड अपने टेस्ट सीरीज के टेस्ट देने के लिए। तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि सर यहाँ टाइम कम दे रहे हैं। सर के लिए अप डाउन करना मुश्किल है, पर उसके बावजूद वो यहाँ पे आते थे, उसके बावजूद हमारे डाउट्स क्लियर करते थे, क्लासेस लेते थे रेगुलरली एंड कोर्स कंप्लीट हो पाया। एंड ऐसा भी नहीं कि सर अकेले टीचर थे यहाँ पे, हमको गुलशन सिन्हा सर पढ़ाते थे डिजिटल, जो बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने हमको। विकास सर हमको OS एंड CO पढ़ाते थे, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। श्रेयांश सर ने हमको पढ़ाया, प्रभात सर ने हमको पढ़ाया, अपूर्वा मैम ने पढ़ाया, स्वाति मैम ने पढ़ाया। तो इतने सारे फैकल्टीज थे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम सर पे टोटली डिपेंडेंट थे एंड सर पे कोई प्रेशर था कि वो हर सब्जेक्ट को अकेले पढ़ाए। सर अपना टाइम दोनों जगह बांट पाते थे एंड हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाया था टाइम पे। और इस साल उन्होंने एक नया यहाँ पे भी स्टार्ट किया है कि जैसे कुछ बच्चों में डाउट रहता था कि कैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, तो इस साल उन्होंने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी है और मैं जो भिलाई में यहाँ पे क्लासेस लूँगा वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगी। और जैसे भिलाई में ख़त्म होता है 1 by 1 वो लोग के हम लोग पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो 2.5 घंटे की क्लास रहती है डेली। तो वो इन्वायरमेंट अब रायपुर में के बच्चों को भी मिल पाएगा और ये हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। और हमारे यहाँ पे अभी मतलब ये जो
लाइव क्लासेस का डेमो चल भी रहा है और आप भी लेके आके देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी आपको यहाँ पे जो ये था बच्चों के बीच में कि रायपुर में से उतना टाइम नहीं देते, तो बस जैसा उन्होंने बताया कि और आप बाकी जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़े हुए हैं आप उससे फीडबैक लीजिए। एक्चुअली जो पढ़े उससे फीडबैक लेंगे तो आपको एक्चुअल फीडबैक को दे पाएंगे। ऐसे लोगों से आप पूछेंगे जो हमारे पास नहीं पढ़े तो आप शायद वो अच्छा फीडबैक आपको नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल प्लान आउट करिए आप अपने आप को कि कैसे आपको करना है और अच्छा करने की कोशिश करिए आप। तो निनाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके मुझे, और कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आए हैं तो इस फील्ड की रिस्पेक्ट कीजिए, इस समझिए कि ये कितना कितना वास्ट है एंड कितना पोटेंशियल है इस फील्ड में कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, ये सबके लिए नहीं है एप्लीकेबल ऑब्वियसली, पर ट्राई कीजिए कि अगर आप इस फील्ड में आए तो उसका पूरा एक फील लीजिए, उस पर आप आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको जो नॉलेज बिल्ड होगा, वो बहुत काम आएगा आपको आगे चलकर। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ना तुमको, और आगे आप भी ऐसा अच्छा परफॉर्म करते रहिए। थैंक यू सर। और आपके जो इच्छा है जो आपके पास आपके बिजनेस है वो कंप्लीट हो और लगे रहिए। थैंक यू सर।